नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे नगर पंचायतों के बारे में, नगर पालिका के बारे में, उनकी शक्ति, उनके अधिकार और उनके उत्तरदायित्व को लेकर हमारे संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, भारत के संविधान ने समाज की अंतिम पंक्ति तक या ये कहें कि अंतिम व्यक्ति तक लोकतंत्र के सिद्धांत को भेजने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। लोकतंत्र के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान के भाग 9 और भाग 9A को संविधान में जोड़ा गया। संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और 74वें संशोधन द्वारा नगर पालिका लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना की गई और उनको संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। संविधान के आर्टिकल 40 के स्पष्ट निर्देश के बावजूद इस दिशा में समुचित कदम नहीं उठाए गए। स्वायत्त शासन या सेल्फ गवर्नमेंट पॉलिसी के रूप में ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए महात्मा गांधी जी ने भी बल दिया था, भरसक प्रयास किए थे उस समय पे। और अंत में एक लंबे विलंब के बाद 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा इन ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं की स्थापना और उन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का काम किया गया। दोस्तों, प्रत्येक राज्यों में ग्राम पंचायत और नगर पालिका की स्थापना की गई थी और इनकी स्थापना और चुनाव राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम के अधीन ही की जाती थी। संविधान के भाग 9 आर्टिकल 243A से लेकर आर्टिकल 243O तक पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। सन 1992 में संविधान संशोधन करके भाग 9 जोड़ा गया था और इस भाग में 16 नए आर्टिकल और एक नई अनुसूची जोड़ी गई। इस भाग में गांवों में पंचायतों के गठन और उनके निर्वाचन और शक्तियों और उत्तरदायित्वों के लिए पर्याप्त प्रोविजन किए गए थे। आर्टिकल 243 कहता है कि ग्राम सभा के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे कार्यों को किया जाएगा जो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर उपबंध करेगा। दोस्तों, आर्टिकल 243A कहता है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर एवं मध्यवर्ती उच्च स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, लेकिन 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली की स्थापना की जाएगी। पंचायतों के सभी स्थान या पद पंचायत राज्य क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र द्वारा निर्देशित प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से ही भरे जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को इस प्रकार से निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा कि निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या और उनके आवंटित करने की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में एक सा हो। आर्टिकल 243 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। आरक्षित स्थानों की संख्या उसी अनुपात में होगी जो उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गए स्थानों का अनुपात होगा, जिसका निर्धारण उस क्षेत्र की उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। ऐसे स्थानों को प्रत्येक पंचायत के चक्र अनुक्रम या सीक्वेंस में आवंटित किया जाएगा। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और इसके पूर्व भी उनका विघटन किया जा सकता है। जब अवधि की समाप्ति से पूर्व पंचायत के गठन के लिए निर्वाचन किया जाता है तो वो निर्वाचन केवल शेष बची अवधि के लिए ही बना रहता है। इस प्रकार पंचायत खंड 4 से विघटित नहीं होती बल्कि बनी रहती है। भारत के संविधान के आर्टिकल 243G उपबंधित करता है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य की विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करे जो उन्हें स्वायत्त शासन या सेल्फ गवर्नेंस की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों और ऐसे निजी पंचायत और उपयुक्त स्तर पर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए निर्देशित किया जाए, जैसे आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए योजना तैयार करना, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीम उनको सौंपी जाए, जिसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों में संबंधित स्कीमों को क्रियान्वित करना उनका मुख्य कार्य सुनिश्चित किया जाए। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत इस उद्देश्य से संविधान में कुछ शक्तियां ग्राम पंचायतों को दी गई हैं और ग्राम पंचायतों को ये शक्तियां देने के उद्देश्य से ही 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। इस अनुसूची के अंतर्गत ऐसे विषयों का वर्णन किया गया है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान करना, जैसे कृषि और कृषि कार्य विस्तार, भूमि सुधार, चकबंदी, भूमि अनुरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, पशुपालन, दूध उद्योग, मुर्गा पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक और वन उद्योग, लघु वन उद्योग, लघु उद्योग जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है, सड़क और पुल, पुलिया, घाट, जलमार्ग और अन्य साधन, ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उपशमन कार्यक्रम, शिक्षा जिसमें प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालय शामिल है, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षण, पूर्ण और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसमें अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी शामिल है, परिवार कल्याण, स्त्री और बाल विकास, समाज कल्याण जिसमें विकलांग और मानसिक रूप से विकलांग लोग भी शामिल हैं, जनता के कमजोर वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, लोक प्रणाली एवं समुदाय कार्यों का अनुरक्षण। इस प्रकार से ग्राम पंचायतों को इतने सारे विषयों पर कानून बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, विधि बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।
भारत के अलग अलग राज्यों ने अपने अपने पंचायती राज अधिनियम भी बनाए हुए हैं। आर्टिकल 243 द्वारा पंचायतों पर बहुत बड़ा दायित्व सौंपा गया है और इसी दायित्व की सफलता के लिए गाँव में रहने वाले लोगों का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में इसका काफी अभाव है। पंचायती राज संस्थाओं की सफलता और असफलता बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि अगर हम पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना केवल निर्वाचन की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो उनका सफल होना संदिग्ध है, उनकी सफलता निश्चित नहीं की जा सकती। आर्टिकल 243 के भाग 9 के उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होंगे और संघ राज्य क्षेत्रों में भाग 9 के उपबंधों के लागू होने से ये प्रभाव होगा मानो वो राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश एवं आर्टिकल 239 के अधीन नियुक्त किए गए हैं। जिस प्रकार गांव के लिए अंतिम लोकतंत्र की व्यवस्था पंचायतों के माध्यम से की गई है, उसी प्रकार शहरों के लिए भी नगर पालिका बनाई गई है। संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगरों में भी नगर पालिका द्वारा लोकतंत्र प्रणाली को सफल बनाने का प्रयास किया गया है और उसी सफलता को बनाने के लिए नगरों में श्वेत संस्थाओं की स्थापना की गई है, लेकिन कई कारणों के चलते ये कमजोर और प्रभावहीन हो गई है। इनके चुनाव भी सही समय पर नहीं कराए जाते, जिसके कारण अधिकांश संस्था निलंबित रहती है। ये प्रशासक द्वारा शासित होती हैं। आर्टिकल 243 ये कहता है कि इस भाग के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक राज्य से नगर पालिकाओं का गठन किया जाएगा। किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिए अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणशील क्षेत्र के लिए या फिर किसी नगर पंचायत क्षेत्र के लिए, किसी लघुता क्षेत्र के लिए नगर पालिका, नगर परिषद और किसी बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम की स्थापना की जाएगी। संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं जिन पर नगर पालिकाओं को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 12वीं अनुसूची के अनुसार नगर योजना, जिसके अंदर शहरी योजना भी शामिल है, भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना, सड़कें और पुल, घरेलू उद्योग, वाणिज्य प्रयोजन के लिए जल प्रदाय, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सफाई और कूड़ा करकट प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, समाज के कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी शामिल है, गंदी बस्ती सुधार, नगरीय निर्धनता कम करना, नगरीय सुख सुविधाएं जैसे पार्क, उद्यान और खेलों के मैदानों की व्यवस्था करना, सांस्कृतिक शिक्षण और सौंदर्य के पहलुओं की अभिवृद्धि करना, शव गाड़ना और कब्रिस्तान या शमशान या विद्युत शवदाग्रह, बूचड़ खाने का बनाया जाना, पशु क्रूरता का निवारण करना, जन्म मरण का, जिसके अंतर्गत जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण होता है, लोक सुख सुविधाएं जिनके अंतर्गत पथ, प्रकाश, प्रकृति स्थल, बस स्टैंड आदि जन सुविधाएं हैं, वधशाला और चरम शोधशालाओं का विनियमन करना इत्यादि शक्तियां आती हैं।